हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपना फोर्थ मॉक सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरी चैनल के ऊपर ऑलरेडी 3 मॉक्स मैंने सॉल्व करवाए हैं। उनका जो लेवल था वो मैंने थोड़ा सा मॉडरेट रखा था, एक एवरेज लेवल रखा था क्वेश्चंस का। अब मैंने इस वाले मॉक में थोड़ा सा लेवल अप किया है ताकि आपको अगर बाई चांस थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़कर आता है तो आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए। तो थोड़ा सा पहले वाले जो मॉक्स हैं उनसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई विच आर करेक्टली मैच्ड। हमें यहाँ पर कुछ इडियम्स दिए हैं, उनके मीनिंग दिए हैं, हमें पता लगाना है कि कौन सा वाला सही है मैच। ठीक है। थ्रू कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, किसी चीज पर ठंडा पानी फैला देना। ठंडे पानी फैला देने का मतलब होता है किसी चीज को सुस्त कर देना, किसी चीज को बंद कर देना, उसको कहते हैं ठंडा पानी फैलाना। जैसे हम कहते हैं यार मुझे तो वहां जाना था लेकिन मेरे प्लान पे तो पानी फिर गया। मतलब जब कोई चीज डिसअप्रूव होती है, कोई चीज बंद होती है, तब हम इस इडियम को यूज करते हैं। अब यहाँ पर मीनिंग देखते हैं। टू डिस्करेज और शो डिसअप्रूवल ऑफ एन आइडिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब है सिर्फ उतनी देर जितनी देर में हैट जो है गिर गई धरती पर, मतलब कि क्षण भर के अंदर, मतलब इमीडिएटली जब कोई काम होता है तब हम बोलते हैं एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट। टू डिले समथिंग अंटिल द राइट टाइम कम्स, मतलब ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर डिले करने की बात हो रही है, जबकि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, फट से कोई काम होना। उसके बाद नेक्स्ट है, कट द गॉर्डियन नोट। कट द गॉर्डियन नोट का मतलब होता है जब आप कोई काम को बहुत मुश्किल है, पता है उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, उसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसे अटेम्प्ट करते हैं, आप बोलते हैं मैं करूँगा, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये जब आपका एक्शन जो है बहुत बोल्ड हो, इस डिसीजन को लेना बहुत टफ हो, एक तरफ कुआं हो एक तरफ खाई हो, फिर भी आप डिसीजन ले लें, तब हम बोलते हैं कट द गॉर्डियन नोट। टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम विद बोल्ड और डिसिसिव एक्शन। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद अ स्टॉर्म इन अ टी कप, एक छोटे से चाय के प्याले के अंदर अगर तूफान की अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब आपने क्या किया, एक छोटी से इशू को एग्जैजरेट कर दिया, छोटी सी बात को खींच के लंबा कर दिया। मतलब तूफान जरूर है लेकिन है तो चाय के कप के अंदर, तो छोटी सी चीज थी। अ स्मॉल इशू डेट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, छोटी सी बात थी, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले गए। तो ये तीनों के ऑप्शन सही है, मतलब सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा रॉन्ग है। मैं एक और बात बताती हूँ, देखिए बाई चांस आपको चारों का मतलब नहीं आता, लेकिन आपने देखा जो सेकंड वाला है वो गलत है। अब आप ऑप्शंस ढूंढिए, सेकंड इसमें दिया है, सेकंड इसमें दिया है और सेकंड इसमें दिया है, ऑटोमेटिकली फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला सही है। तो कभी कभी आपकी छोटी सी समझदारी से क्वेश्चन सही अटेम्प्ट हो जाता है। तो जब भी इस तरीके की कोई चीज क्वेश्चन आता है तो देखिए आपको उसमें से क्या क्या आता है, उसके हिसाब से ऑप्शंस देखिए, क्योंकि CAGL हो चाहे CHSL हो, टाइमिंग की बहुत लिमिटेशन होती है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए। सेकंड है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ढूंढ के बताइए। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल प्रिंसिपल्स और रिलीजियस बिलीव्स बट whose actions do not match those claims, मतलब कि एक इंसान साधु बनने का नाटक कर रहा है, वो ये दिखा रहा है मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीफ हैं, वो बहुत रिलीजियस हैं, वो बहुत धार्मिक है, लेकिन उसके एक्शंस धार्मिक नहीं है, वो उसका बिल्कुल उल्टा है। तो पहले तो हम चारों के ऑप्शंस देखते हैं। साइनिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो पूरी दुनिया को एक गलत नजरिए से देखता है। गलत नजरिया क्या है कि हर इंसान सेल्फिश है, अगर इस दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। जो इंसान पूरी दुनिया के लिए इस तरीके की सोच रखता है उसको हम बोलते हैं साइनिक। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हिपोक्रेट का मतलब होता है, आपने सुना होगा क्या हिपोक्रेसी है, कितना हिपोक्रेट है तू, मतलब कि कितना दोगला है तू, कितना दोगलापन है, मतलब जो आप हो नहीं, जो सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही उसके अलावा कुछ और है। जब आप कुछ और होते हैं लेकिन दिखाते कुछ और है तो आप हिपोक्रेट कहलाते हैं। तो ये जो ऑप्शन है हमारा सही है। फिर भी हम चारों का मतलब समझते हैं। अथीस्ट का मतलब वो इंसान जो कि भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, उसे हम अथीस्ट कहते हैं। एग्नोस्टिक मतलब वो इंसान जो भगवान है या नहीं उस पर डाउट है, ये बोलता है भगवान है ही नहीं, इसको डाउट है भगवान पर। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ये मानता ही नहीं है, इसको डाउट है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया, हिपोक्रेट। उसके बाद नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमें ये जो एक्टिव वॉइस का
पैराग्राफ है, इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहला सेंटेंस है द कमिटी मेंबर्स प्रेजेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल। तो जब भी हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। तो हमेशा याद रखिए जो बाद में होगा वो पहले आ जाएगा, और जो पहले होगा बाय बीच में लग के बाद में चला जाएगा। टेंस की बात हम बाद में करेंगे। तो हमें ये देखना है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल पहले आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने देखा यस कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल से शुरुआत हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं हुई है द कमिटी मेंबर्स वर प्रेजेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल। तो गलत हो गया ना, हम टेंस की बात ही नहीं कर रहे। आपने जैसा था वैसा का वैसे ही रख दिया, यहां पर येस्टरडे से शुरू कर दिया, तो ये भी गलत है। अ कॉम्प्रिहेंसिव, इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, फर्स्ट या फिर सी। अब आगे देखते हैं। देखो यहां पर लिखा है द कमिटी मेंबर्स प्रेजेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल, मतलब ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर वॉज आना चाहिए, वॉज प्रेजेंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो यहां पर वॉज लगा है, तो क्या दूसरे में लगा है अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल हैड बीन आ गया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, उसे हमें सिंपल पास्ट पैसिव में कन्वर्ट करना है। उसके बाद पहले तो हमें यही पता चल गया कि यहीं से ये सही है, क्योंकि वहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है हमारा हैड बीन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर बाई चांस यहां भी सही होता, हमें आगे पकड़ना होता। एम्फोसाइजिंग हाउ द लैक ऑफ टाइमली डिसीजंस हैड सीवियरली अफेक्टेड, तो हैड लगा है क्योंकि ये एक्टिव में है, पैसिव में कन्वर्ट होते ही हैड बीन हो जाना चाहिए। तो क्या हैड बीन हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर, सीज परफॉर्म्ड हैड बीन, ये भी हो रहा है। बाकी की और चीजें तो है ही, बाकी हमने इन्हीं से ही पकड़ लिया कि सही है। अब पूरा फिर भी पढ़ के देख लेते हैं। एक और चीज इसके अंदर भी हम देख लेते हैं क्या लगा है, वर नॉट टेकन एंड हाउ द कंपनीज परफॉर्मेंस वॉज बीइंग, गलत हो गया। तो ये बिल्कुल गलत है, हमारा यही सही है। फिर भी हम पूरा पढ़ते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड टू द बोर्ड बाय द कमिटी मेंबर्स yesterday, emphasizing how the company's performance had been severely affected by the lack of timely decision and warning that financial losses would result from further delays। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। मैंने आपको बता दिया कैसे शुरुआत करनी है, कैसे ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करेंगे और कैसे आप टेंसेस को बदलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं बहुत जल्द एक्टिव पैसिव, ठीक है, पर अपनी क्लास बनाऊंगी, उसके अंदर हम बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। Which of the given option is the most logical sequence of the following sentence to form a meaningful paragraph? Meaningful paragraph बनाइए। शुरुआत करते हैं। Scientists warn that the melting of polar ice caps is accelerating, मतलब कि एक्सेलरेट करते हैं आप गाड़ी को, मतलब बढ़ रही है, स्पीड दे रही है, लीडिंग टू राइजिंग सी लेवल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि भाई क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज हैज बिकम वन ऑफ द, जहां पर इस तरीके की लाइन आ जाए ना, चेंज हैज बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी, तो समझ जाइए शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। ये इंट्रोडक्शन है आपके पैसेज का, और हमेशा इंट्रोडक्शन जो है वो एक जर्नल आइडिया की तरह होगा, याद रखिएगा। प्रॉब्लम का बिल्कुल जर्नल सा आइडिया दे रहा होगा, जैसे कि ये। और अगर कहीं भी 21st सेंचुरी बात कर रहे हैं, किसी सेंचुरी की बात हो रही है, चैलेंज कहीं भी आ सकता है, याद रखिएगा। लेकिन जब भी इस तरीके का आए ना, हैज़ बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज, तो समझ जाइए वो इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। तो देखो टू कहाँ पर आगे है, सिर्फ ए के अंदर, बाकी सब में नहीं है। फिर भी हम आगे देखेंगे क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती हैं। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर नाउ प्रेशर टू अडॉप्ट सस्टेनेबल पॉलिसीज एंड रिड्यूस कार्बन एमिशंस। अब देखिए, क्योंकि आपने देख लिया ये सही ही लग रहा है। इसके बाद देखिए क्या वन आएगा, टू के बाद वन को पढ़िए। साइंटिस्ट वांट दैट, साइंटिस्ट वाला आएगा, गवर्नमेंट वाला आएगा, ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन एक्शन include more
फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सीवियर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस। देखो यहां पर हमें खुद ब खुद दिखाई दे रहा है कि एक जर्नल आइडिया है। इस जर्नल आइडिया के बाद एक और आइडिया दिया, जर्नल आइडिया दिया इस चीज को सपोर्ट करने के लिए कि साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि जो पोलर आइस कैप्स हैं वो बहुत तेजी से क्या हो रही हैं, मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है। तो ये इसने इसको सपोर्ट कर दिया। तो हाँ, सेकंड इसके बाद यही आएगा। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ दिया हुआ है। तो देखिए कि जो लास्ट है वो थर्ड है, तो इन दोनों में बिल्कुल सही सीक्वेंस बैठ रहा है या नहीं, यहाँ तक हमें समझ में आया क्या बोला। अब उसके बाद फोर्थ है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएक्शन इंक्लूड, क्योंकि हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इंक्लूड मोर फ्रिक्वेंट नेचुरल डिजास्टर, इसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हम लूज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्पीशीज जो है एंडेंजर्ड हो चुकी है, सीवियर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। उसके बाद लास्ट है, गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड आर नाउ प्रेशराइज्ड। देखो हमेशा याद रखना, पहला और आखिरी ढूंढ लीजिए, बीच के बाद में लगाते रहिएगा, लास्ट हमेशा होना चाहिए। कोई ना कोई आपको रिजल्ट बताना है, आपको कंक्लूड करना है, या फिर कोई प्रिवेंशंस लेने की बात हो रही हो। यहां पर बात करें, गवर्नमेंट जो है वो प्रेशराइज है वर्ल्ड वाइड कि कुछ सस्टेनेबल पॉलिसीज लेके आइए और कार्बन एमिशन को खत्म कीजिए। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है, तो थर्ड कंक्लूजन ही है। तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही कहा, तो हमें इंट्रोडक्शन में ही समझ में आ गया था कि यही होगा, फिर हमने इसको पूरा लगा कर देखा तो लगाने पर भी बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए, लास्ट में कुछ कंक्लूड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझदारी से चलिएगा ताकि फटाफट आपका बिना टाइम वेस्ट हुए सॉल्व हो जाए। अब कुछ एक पैसेज दिया है, उस पर कुछ क्वेश्चन है, हमें वो सॉल्व करने हैं। इन रीसेंट ईयर्स क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसे CSA के नाम से जानते हैं, कुछ सालों के अंदर हैज गेन्ड अटेंशन एज अ सस्टेनेबल अप्रोच टू फूड प्रोडक्शन। CSA जो है उसने अटेंशन गेन की है सस्टेनेबल अप्रोच की तरह, एक ऐसी अप्रोच जिससे कि नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि हम फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, फार्मर्स इस तरीके की टेक्निक्स है CSA के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अप्रोच है। अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग, जैसे अब तक चलता आ रहा था, पुरानी फार्मिंग जो तरीका अपनाते थे, CSA इंटीग्रेटेड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड वाइल मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल डैमेज। ये बता रहे हैं CSA ने कुछ इस तरीके की चीजें, प्रिंसिपल्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इंक्रीज किया है जिससे कि जो फसलें हैं वो बढ़े और मिनिमाइज हो एनवायरमेंटल डैमेज। CSA एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से डैमेज कम हो और फायदे ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो। अब तक ये समझाया है। प्रैक्टिसेस सच एज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब आप समझते होंगे, बार बार एक ही क्रॉप मत कीजिए, बार बार बदल बदल के फसलें करनी चाहिए ताकि जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के, मिट्टी के, वो खत्म ना हो। तो क्रॉप रोटेशन। प्रिसीजन इरिगेशन, मतलब कि इरिगेशन सही तरीके से करना, सिंचाई करना। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी, मतलब कि ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए जो बार बार रिन्यू हो सके, उन्हें मत यूज कीजिए जो एक बार यूज हो गई तो खत्म हो जाए, वो मत कीजिए। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि इन सबको यूज करने से क्या हो रहा है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, जो खाद डालते थे केमिकल से भरे हुए, लोगों को नुकसान होता था, जमीन को नुकसान होता था, हर तरीके से पानी बहुत वेस्ट होता था, वो सब कम हो रहा है। ठीक है, कंजर्व हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, वापस दोबारा सही हो रहे हैं। वन ऑफ द की गोल ऑफ CSA इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब मैंने पहले भी बताया, जो चीज लचीली होती है उसे कहते हैं। जब ह्यूमन के लिए रेजिलियंस यूज होता है तो उस पर्सन को रेजिलियंट कहा जाता है जो कितनी भी मुश्किल समय हो उससे बाहर निकल के वापस अपनी पुरानी स्थिति पर पहुंच जाए। हेल्पिंग फार्मर्स अडेप्ट टू अनप्रिडिक्टेबल वेदर कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, बार बार, कभी बारिश का समय नहीं है लेकिन बारिश आ गई। अभी आपने देखा कितने बाढ़ आई हुई है, पंजाब में कितनी हैवी बाढ़ आई, कि वैसे तो और जगह भी आई लेकिन ज़्यादातर जो हमारा प्रोडक्शन होता है फूड का, अनाज का, वो पंजाब से होता है। पूरे में बाढ़ आ गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो क्योंकि फार्मर्स नहीं जानते थे, अगर उन्हें पता होता तो वो इस साल फार्मिंग ही नहीं करते इस वाले रोटेशन की। लेकिन यही होता है,
फार्मर्स के साथ कि उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरीके का क्लाइमेट होगा। तो जो CSA है उसके अंदर टेक्नोलॉजीज भी ऐड है जो कि ये पता लगाती हैं कि कैसा क्लाइमेट होने वाला है, क्या होने वाला है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस डॉट रेजिस्टेंट सीड्स, मतलब कि जो सूखा है उसको रोकने वाले सीड्स, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, किस तरीके से वाटर हार्वेस्ट करना है, बचा के रखना है, वो टेक्निक्स, अनेबलिंग फार्मिंग कम्युनिटीज टू सर्वाइव इन एरिड, एरिड मतलब शुष्क, मतलब आप देखते होंगे सूक्ष्म मतलब जहां पर पानी की बहुत कमी होती है, नमी की बहुत कमी होती है, ऐसे रीजन में भी फार्मिंग बहुत आसानी से हो सकती है क्योंकि CSA के अंदर वाटर को बचाने की टेक्निक्स है, ऐसे सीड्स हैं जो कि सूखे से बचा सकते हैं फार्मर्स को। मोर ओवर CSA एम्फोसाइज रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये जो ग्रीन हाउस एमिशन है ये बहुत बड़ा कारण है, मतलब फार्मिंग जो है वो बहुत बड़ा कारण होती है बेटा ग्रीन हाउस जो गैस है उसको निकलने का, ठीक है। 1/3 पोर्शन होती है जो कि आगे लिखा ही हुआ है, फ्रॉम एग्रीकल्चर अ सेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 1/3 ऑफ ग्लोबल एमिशन, मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ग्रीन हाउस गैस निकल रही है वो 1/3 कारण है उसका ग्रीन फार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैस निकल रही है। डिस्पाइट इट्स प्रॉमिस, इसके प्रॉमिस के बावजूद CSA जो है फेस करती है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस। स्मॉल होल्डर फार्मर्स ऑफ्टन लैक द कैपिटल एंड टेक्निकल नॉलेज टू अडॉप्ट एडवांस methods. Government and international organization therefore play a crucial role in providing subsidies, training programs and market access. यहाँ ये बताना चाह रहे हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास दो प्रॉब्लम है, क्योंकि CSA बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो CSA के पास जो छोटे छोटे से फार्मर्स हैं उनके पास इतनी कैपिटल ही नहीं है, पूंजी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, और उन्हें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी नहीं आती, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पहली जो CSA के पास चैलेंज है वो ये है। दूसरी बात ये बोली जा रही है कि जो गवर्नमेंट है या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें सब्सिडी देने का, मतलब आप छोटे छोटे फार्मर्स को सब्सिडीज दीजिए, ठीक है, ताकि वो ये सब कर पाएं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन कर पाएं और मार्केट तक पहुंच पाएं। भाई पता ही नहीं चल रहा उन्हें, ये सब भी चल रहा है, तो जो लोग अमीर हैं, बड़े फार्मर्स हैं, वो तो ये सब अडेप्ट कर पा रहे हैं, लेकिन बेचारे जो छोटे छोटे से फार्मर्स हैं जिनके पास कैपिटल है वो तो नहीं अडेप्ट कर पा रहे हैं। व्हेन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, जब अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, CSA नॉट ओनली इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, तो सिर्फ उससे फूड की सिक्योरिटी ही नहीं होगी, बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि उसके साथ साथ ग्लोबल पूरे दुनिया विश्व भर का जो एनवायरमेंट है वो भी सस्टेन हो जाएगा, वो भी बचेगा आगे के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा सा लेवल हार्ड है बेटा, हो सकता है लेवल हार्ड पर भी आ जाए क्वेश्चन, इसीलिए मैंने पिछले अपने 3 मॉक से थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर पैसेज दिया है। What distinguish climate smart agriculture from conventional farming? किस वजह से, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, CSA के अंदर या अब तक जिस तरीके की फार्मिंग चल रही थी उसके अंदर? ऑप्शंस है ग्रेटर रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा रिलायंस है केमिकल फर्टिलाइजर्स पर, इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स विद टेक्नोलॉजी, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, फोकस ओनली ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। देखो बेटा ये भी नहीं है, ग्रेटर रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स ये ऑप्शन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा ऑप्शन ये है इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स विद टेक्नोलॉजी। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स मतलब कि वो प्रिंसिपल्स जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना किसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्लीमेंट करना। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। देखो ये दोनों थोड़े थोड़े हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसेज के अंदर जिस चीज़ की बात हुई है वो इसकी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द गोल ऑफ रेजिलियंस इन CSA, कौन सा जो है बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिलियंस के गोल को? अभी हमने यहां पढ़ा था कोल रेजिलियंस हेल्पिंग फार्मर अडेप्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल वेदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की बात ही नहीं हुई, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी विद
आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, ये भी नहीं बात हुई। हेल्पिंग फार्मर्स अडेप्ट टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तरीके की जो बार बार मौसम बदल रहा है उसकी वजह से जो फार्मर्स को मदद हो रही है उसमें सीएसए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के बारे में बात ही नहीं हुई। जिस चीज़ के बारे में बात ही ना हो पैसेज पढ़ने के बाद वो खुद ब खुद क्रॉस करते जाइएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेजर चैलेंज लिमिट द अडेप्टेशन ऑफ सीएसए बाय स्मॉल होल्डर फार्मर्स। क्या इस पैसेज के हिसाब से जो छोटे छोटे से फार्मर्स हैं क्या चीज़ उन्हें रोकती है सीएसए को अडेप्ट करने से? लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात नहीं हुई है। शॉर्टेज ऑफ फर्टाइल लैंड की भी कोई बात नहीं हुई। एब्सेंस ऑफ कैपिटल एंड टेक्निकल नो हाउ, मतलब कि उनके पास पैसे की कमी और वो कैसे टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें इस चीज़ की कमी है, मैंने अभी आपको बताया था। यही हमारा ऑप्शन है। रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की कोई बात नहीं हुई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसए। कौन सा इनमें से आउटकम डायरेक्टली एसोसिएट करता है सीएसए के अच्छे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में? डिक्लाइन इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात ही कहाँ हुई है। इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये हो सकता है लेकिन देखेंगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, देखो लास्ट लाइन जो थी ना हमारी पैसेज की वो यही बोल रही थी, क्या कि फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही जो हमारा ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंटायरली ये भी नहीं है, तो हमारा सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। द पैसेज implies that government and international organization should क्या करना चाहिए? रिप्लेस ट्रेडिशनल बैंक्स की बात ही नहीं हुई है। प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू सीएसए अडॉप्टेशन, मैंने बताया था यही प्रॉब्लम है छोटे छोटे फार्मर्स की कि वो क्या है टेक्नोलॉजी को कैसे अडेप्ट करना है उन्हें ये भी नहीं पता, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो सीएसए को अडॉप्ट कर पाएं। तो यही ऑप्शन सही है। फोकस ओनली ऑन अर्बन फार्मर्स की बात ही नहीं हुई है। रिड्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू कट ऑफ कट कॉस्ट की बात ही नहीं हुई है, खर्चे कम करने की बात ही नहीं हुई है। ज़्यादातर मैंने जो इसके अंदर नोटिस किया है बेटा, जो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें बात ही नहीं होगी। अगर आप पैसेज को केयरफुली पढ़ लेंगे, उसका मतलब निकाल लेंगे, तो आप बहुत आसानी से एक साथ 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके अंदर इतना टाइम हो, इतनी हिम्मत हो, तो फटाफट से आप पैसेज पढ़िएगा और उसके ऑप्शन दीजिएगा। आपको एक पैसेज पढ़ने से 5 जो है क्वेश्चंस बहुत जल्दी करने को मिलेंगे, जल्दी से फटाफट आप टाइम सेव करके कर पाएंगे। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, इनमें से किस में जो है एरर है? द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल द डायरेक्टर विल रिटर्न फ्रॉम हिज फॉरेन ट्रिप। देखो यहां पर ना 2 क्लॉजेस की बात हुई है। द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल के बाद में दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो जाता है। अंटिल ने क्या किया? सेंटेंस को 2 क्लॉजेस में डिवाइड कर दिया। अंटिल जब आए तो उसके बाद पहली बात तो ये होता है जो दूसरा क्लॉज होगा अंटिल के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। हाँ है या नहीं? तो सब्जेक्ट भी है हमारे पास और वर्ब भी है, लेकिन ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमें अंटिल के बाद में क्लॉज चेंज होगा ही होगा सेंटेंस का, उसमें जब भी हमें फ्यूचर की बात करनी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। यहां से आप विल हटा देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करने में यहां पर विल आएगा ही नहीं, द डायरेक्टर रिटर्न फ्रॉम हिज फॉरेन ट्रिप आएगा। तो ये जो हो गया हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, इसके अंदर एरर है, विल नहीं आएगा। मैंने क्या बताया, अंटिल के बाद जब आप कोई फ्यूचर इवेंट दर्शाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, विल सिंपल प्रेजेंट में आएगा ही नहीं। तो हमारे को मिल गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम पता करना है। डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स, बार बार रिपीट होने के बावजूद द साइंटिस्ट रिमेन अनडॉन्टेड एंड कंटिन्यू। बेटा यहाँ पर मैंने हाईलाइट नहीं करना भूल गई, ये हाईलाइटेड वर्ड है। अनडॉन्टेड एंड कंटिन्यूड हिज एक्सपेरिमेंट्स विद डिटर्मिनेशन। साइंटिस्ट कैसा रहा? अनडॉन्टेड रहा और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरी दृढ़ता के साथ करता ही रहा। तो हमें सिनोनिम ढूंढना है अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड का मतलब होता है फियरलेस, जिसको कोई डर नहीं है किसी चीज का, जो दृढ़ है, पक्का है,
उसको कोई डर नहीं है, मैं यही करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द साइंटिस्ट एटीट्यूड, कौन इसमें से बताइए साइंटिस्ट का एटीट्यूड कौन सा है। टिमिड का मतलब होता है जो थोड़ा सा शाय होता है, जो थोड़ा सा डरपोक होता है, तो डरपोक तो नहीं है और हमें सिनोनिम ढूंढना है, पर्यायवाची ढूंढना है। दूसरा है इंटरपेड, इंटरपेड का मतलब भी होता है फियरलेस, जिसको किसी चीज का भय नहीं होता, तो ये हमारा सिनोनिम है। हेजिटेंट का मतलब होता है जो थोड़ा सा शाय होता है, हेजिटेट होता है मतलब कि हिचकिचाता है, आपने बोला होगा, सुना होगा ना हेजिटेट मत हो, तो ये भी हमारा नहीं होगा। जो हिचकिचाता है वो हिचकिचा नहीं रहा है, वो फियरलेस है। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है जो भविष्य की चिंताओं में लगा रहता है, चिंतन करता ही रहता है, मतलब भयभीत है, डरा हुआ रहता है, कल क्या होगा, फिर क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, तो उसे एप्रीहेंसिव बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इंटरप्रेट जो है हमारा सिनोनिम है किसका, अनडॉन्टेड का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द पैसेज आर गिवन एज 1 and 6। देखो ये एक पैसेज दिया है जिसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है और 6 सेंटेंस है आपको पहले ही बता दिया। अब ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देता है। क्यों कर देता है? आप पहले इंट्रोडक्शन ढूंढते थे, फिर उसमें कंक्लूजन ढूंढते थे, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पता चल जाती थी, फिर बीच वालों को आप मैच कर देते थे। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट दे दिया, अब बचे हुए बीच को मैच करिए। अब ये और डिफिकल्ट है, तो मैं आपको बताती हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। इंडस्ट्री में के अंदर जो रेवोल्यूशन आया ना, उसने क्या किया, ह्यूमन हिस्ट्री बदल डाली, इन्फ्लुएंसिंग ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हर पहलू को चेंज किया है उसने, ठीक है, हर चीज पर इफेक्ट डाला है। उसके बाद लास्ट तो हम बाद में पढ़ेंगे, अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या आ सकता है। द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल ग्रू रैपिडली। डिमांड जो है रॉ मटेरियल के लिए बढ़ गई। भाई देखो अचानक से, अभी तो बस इतना बोला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ये किया, और उसके बाद सीधा बोल दिया जो डिमांड थी वो बढ़ गई। अरे कुछ बताओ तो किस चीज की डिमांड थी, क्या थी, उससे ऊपर कुछ तो बात होनी चाहिए। पी से स्टार्टिंग नहीं होती दिख रही है। न्यू टेक्नोलॉजीज इन टेक्सटाइल एंड आयरन इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो नई नई टेक्नोलॉजीज आई ना, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री के अंदर, और उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया मेथड ऑफ प्रोडक्शन को। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही थी, जर्नल आइडियाज होने चाहिए शुरुआत में। ये एक जर्नल आइडिया है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज आई उसने क्या किया, आयरन को और टेक्सटाइल को बदल के रख दिया। ये भी तो जर्नल आइडिया दे रहा था कि ह्यूमन हिस्ट्री को बदल डाला, ये भी बोल रहा है कुछ बदल डाला, तो क्यों से हो सकती है, अभी हम श्योर नहीं है, लिखते चलेंगे। दिस period also witnesses the rise of urban centers as people migrated from village to work in factories। लोग क्या हैं, विलेज से फैक्ट्रीज में काम करने, पहले अपने घर पे ही काम करते थे, फिर लोगों ने क्या किया, फैक्ट्रीज में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ है ना, उसकी वजह से। अब देखो क्या इसके बाद में ये आ सकता है, हाँ फिर भी आ सकता है, लेकिन इससे पहले द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल ग्रू रैपिडली की बात होगी, क्योंकि लोगों की बात बाद में होगी। पहले ये बताया जाएगा ना कि जो रॉ मटेरियल के लिए जो डिमांड थी वो बढ़ गई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ ग्लोबल ट्रेड का। कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है जब आप कहीं पर बसते हैं जाकर, तो जो है लोग बाहर से आकर बसने लग गए यहाँ पर, किस वजह से, ताकि आपने सुना होगा उपनिवेशिक, उपनिवेशिक को ही कॉलोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, वो होने लग गया। तो जब हमने टेक्नोलॉजी की बात करी उसके बाद हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं कि डिमांड जो है वो बढ़ने लगी, तो क्यू के बाद पी हो सकता है, आर भी हो सकता है, लेकिन हम पहले और पढ़ेंगे। However, the harsh working condition in these factories, देखो अब आप समझिए, यहाँ पर अभी अभी हमने बताया कि विलेज से लोग कहाँ जाने लग गए, फैक्ट्रीज में जाने लग गए, और फैक्ट्रीज में ये बताया कि हार्श वर्किंग कंडीशन थी फैक्ट्रीज के अंदर। तो पहले आना चाहिए हमारा आर, और आर के बाद आना चाहिए हमारा एस, और क्या एस से एंडिंग हम कर सकते हैं। हाउएवर द हार्श वर्किंग कंडीशन इन दीज फैक्ट्रीज रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द लेबर राइट्स एंड सोशल जस्टिस दस वाइल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब हमारी एस से एंडिंग होनी चाहिए, उसके जस्ट बाद आर होना चाहिए, शुरुआत क्यू से होनी चाहिए, और इनके बीच में पी आना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन होगा क्यू पी आर एस, ये सही हो गया, क्यू पी आर एस। ठीक है, अगर आपको पूरा पढ़ने में दिक्कत आती है तो एलिमिनेट करते चलिए, जहां आपको दिखाई दिया क्यू से शुरुआत होनी चाहिए
तो देखो ये दोनों काट दिए, क्यू और यही दोनों रह गए। उसके बाद देखिए कि इसके बाद में पी आ रहा है या लास्ट में पी आएगा। अब पी कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ पर क्या बात हो रही है, रॉ मटेरियल की बात हो रही है, और यहाँ पर दोनों जगह इंडस्ट्रीज में क्या क्या हुआ और विलेजेस से लोग इंडस्ट्री में आए, फिर इंडस्ट्री की कंडीशंस हार्श थी, वो सब बात हुई, तो वो दोनों एक साथ होने चाहिए। तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते चले जाएंगे इस चीज़ के अंदर। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही था। उसके बाद नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, एफेमरल, इटर्नल, ऑप्टिमिस्ट, ऑब्स्टिनेट, इन चारों का मतलब क्या होता है। एफेमरल का मतलब होता है बेटा, सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर मतलब बताती हूँ। विच टू ऑफ दीज अबव वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट वन सिनोनिम एंड वन एंटोनिम ऑफ परमानेंट। परमानेंट मतलब जो स्थिर है, जो रहेगा, जो हमेशा साथ रहेगा, उसे कहते हैं परमानेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक एंटोनिम ढूंढना है, एक सिनोनिम ढूंढना है इन चारों में से। सबसे पहले ऑब्स्टिनेट का मतलब बता देती हूँ। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबबर्न। स्टबबर्न का मतलब होता है, स्टबबर्न का मतलब होता है जो बहुत जिद्दी होता है, STUPBORN। स्टबबर्न का मतलब जो जिद्दी होता है, तो यहाँ परमानेंट से कोई उसका मतलब नहीं है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो इंसान आशावादी होता है। आशावादी का मतलब है हर चीज में पॉजिटिव सोचता है, उसके पास कोई प्रॉब्लम आई पहले उसमें वो पॉजिटिव चीजें देखेगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखेगा, कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास ऑब्वियसली 2 ही बच गए, उनका मतलब देखते थे। इटर्नल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, हमेशा साथ चलने वाला। तो देखो परमानेंट का मतलब भी जो स्थिर है, जो बिल्कुल शांत है, रुका हुआ है, साथ है, उसे परमानेंट कहते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका सिनोनिम हो गया। उसके बाद एफेमरल का मतलब होता है जो कि अल्पकालीन है, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े समय के लिए कोई चीज होती है तो उसे हम एफेमरल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, ये हमारा सिनोनिम हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड देखेंगे, ए के अंदर फर्स्ट और सेकंड दिए हुए हैं, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अफर्मल एंड इटर्नल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज बताइए कौन सा है। सेंटेंस है, शी स्टेड एट होम बिकॉज, क्लॉज चेंज, शी वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वो सही नहीं थी, वो अनवेल थी। क्या बताया है, वो घर पे रहती थी और उसका कारण बताया है, वाई का आंसर मिल रहा है, क्यों वो घर पे रहती थी। तो याद रखिए जब इस तरीके के क्लॉज आते हैं तो ये जो है एडवर्ब क्लॉज की मैं बात कर रही हूँ। एडवर्ब क्लॉज आप कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब क्लॉज के अंदर इनमें से चारों में से किसी एक चीज का आंसर होगा, वाई, हाउ, whom और वेयर। जब इन चारों में से किसी का आंसर आपको नेक्स्ट क्लॉज के अंदर दिखाई दे जाए तो वो एडवर्ब क्लॉज होती है। यहां पर बताया गया है वो घर पे रहती थी, और वो घर पे क्यों रहती थी, वाई का आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। अब देखिए यहां पर ना हमें उल्टा लेके आना है, बाय का सेंटेंस मिलेगा, बाय वाला, पैसिव वाला मिलेगा, चेंज कीजिए। अब यहां पर अगर बात हो रही है, द प्रपोजल शुड हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड बाय द सीनियर ऑफिशियल्स, तो शुरुआत होनी चाहिए द सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल से शुरुआत होनी चाहिए। तो यहाँ किस किस सेंटेंस के अंदर सीनियर ऑफिशियल से शुरुआत है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो एक ऑप्शन आपने पहले हटा दिया। अब हम टेंस पर आते हैं, यहाँ पर लिखा है हैव बीन। हैव बीन किसके अंदर लिखा है, पैसिव के अंदर लिखा है, तो बीन हटा दीजिए। अब इन तीनों के अंदर देखेंगे किसके अंदर आएगा, तो देखो शुड आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि शुड लिखा ही हुआ है, तो शुड तीनों के अंदर है। ठीक है, अब केयरफुली यहां पर हैव गायब कर दिया, यहां पर हैव के साथ केयरफुली है और यहां पर हैव बीन है, यहां पर हैव बीन हो गया तो खुद ब खुद कट हो गया, क्योंकि यहां पर याद रखिए हम किसको, हम पैसिव को एक्टिव में बदलने जा रहे हैं, एक्टिव को पैसिव में नहीं बदल रहे हैं। तो क्योंकि पैसिव के अंदर बीन आता है तो हमें बीन कट करना है, अगर हम उसे पैसिव में बदलना है तो ये बीन लिखा हुआ है तो ये ऑलरेडी कट गया। अब हमें देखना है शुड केयरफुली या शुड हैव केयरफुली, तो हैव तो आएगा ही, तो हमारा बी इज द करेक्ट वन। द सीनियर ऑफिशियल शुड हैव केयरफुली एग्जामिन्ड द प्रपोजल बिफोर अप्रूविंग इट, ये जो है कन्वर्ट होकर बिफोर अप्रूविंग और इट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच।
The sentence is, the principal asked the teacher why they had not informed the students earlier about the change in examination schedule and what measures they were planning to take to avoid confusion in the future. तो देखो हमें क्या है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस पता लगाना है. तो हम जब पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर्स, वाई दे की जगह हो जाना चाहिए यू, क्योंकि थर्ड पर्सन है और हैड नॉट की वजह से ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का है. हम इसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट के अंदर. जैसे ही हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाना चाहिए डिड नॉट. अब हम देखते हैं किस सेंटेंस के अंदर इतना है. ठीक है, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स, आस्क्ड बन जाएगा सेड टू द टीचर्स व्हाई डिड यू, यहां पर यू बीच में आएगा, दे की जगह हो गया डिड यू. यहां तक बिल्कुल सही है. इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अर्लियर अबाउट द चेंज इन द एग्जामिनेशन स्केड्यूल एंड व्हाट मेजर्स दे की जगह यहां पर यू आ जाएगा अगेन. ठीक है, थर्ड पर्सन हो जाएगा, ये हो जाएगा यू. और वर प्लानिंग इज द सेंटेंस ऑफ past continuous and we need to change this into present continuous. तो ये हो जाना चाहिए यहाँ पर are planning. हम इसे प्रेजेंट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे. ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है. तो हम अब सेकंड वाली लाइन देखेंगे. एंड व्हाट मेजर्स आर यू, दे की जगह आ गया आर यू प्लानिंग टू टेक टू अवॉइड कंफ्यूजन इन द फ्यूचर. तो हमारा जो पहला सेंटेंस है ना बेटा, वही बिल्कुल सही सूट होता है. उसके बाद फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं. हैव यू आ गया, नहीं होगा. हैड यू आ गया, नहीं होगा. डू यू आ गया, नहीं होगा. पहले ही सेंटेंस में हमें पता चल गया. तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. द मैनेजर्स instructions were so ambiguous that the employees ended up confused. जो मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस थे वो एम्बिग्यूस थे. एम्बिग्यूस का मतलब होता है अनक्लियर थे. ठीक है, जो चीज़ें स्पष्ट नहीं होती है, अनरीडेबल है, वेग है, ऑब्सक्योर है. ये इसके कुछ सिनोनिम्स है. वेग, ऑब्सक्योर, अनरीडेबल, अनक्लियर. ठीक है, तो ये एम्बिग्यूअस के सिनोनिम्स है. तो उसके जो मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस थे वो इतने अनक्लियर थे, समझ ना आने वाले थे कि एम्प्लॉयज जो हैं कंफ्यूज हो गए. अब देखते हैं कौन सा सेंटेंस मैच हो रहा है. द मैनेजर्स क्लियर इंस्ट्रक्शन कैसे बता दी, क्लियर होते तो कंफ्यूज होते क्या, नहीं होते. द मैनेजर्स वेग, VAGUE मैंने पहले ही बताया सिनोनिम है. ठीक है, वेग इंस्ट्रक्शन, तो ये हमारा सही ऑप्शन है. असर्टिव इंस्ट्रक्शन, असर्टिव का मतलब होता है जो एक्सेप्टेबल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, बट यहां पर कंफ्यूज किया है उसके इंस्ट्रक्शंस ने. द मैनेजर्स हार्श इंस्ट्रक्शन, हार्श का मतलब होता है जो बहुत ही कठोर होते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, रूड होते हैं, उन चीज़ों को हम हार्श कहते हैं. तो जो इंस्ट्रक्शंस थे हार्श थे, नहीं थे. तो हमारा जो सेक्शन जो हमारा सेकंड सेक्शन था, सेंटेंस था, सेकंड वाला जो था बी था, वो सही था. उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द गिवन सेंटेंस. वो ऑप्शन चूज करिए जो रेक्टिफाई कर रहे. ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर, यहां पर देखिए यहां पर ईच लिखा है. जब ईच यूज हो रहा है तो वॉज यूज आएगा. ईच का मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहां पर हम वर्ब प्लूरल नहीं लगा सकते. देयर शुड बी वॉज. ठीक है, वॉज आना चाहिए. तो यहाँ देखते हैं किस किस के अंदर वॉज है. यहाँ वर है, पहले से ही कट हो गया. यहाँ वॉज है, हो सकता है वर है. तो अब हमें इन दोनों में देखना है ऐसा क्या है जो दोनों में से एक ही सही होगा. ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज आस्क्ड टू सबमिट देयर रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन. ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज आस्क्ड टू सबमिट हिज नहीं आएगा बेटा, देयर आना चाहिए. हिज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही है, सभी पार्टिसिपेंट्स को जो है अपनी रिपोर्ट डेडलाइन से पहले सबमिट करनी है. ऐसा कैसे, अभी तो मैम आप बोल रही थी कि सिंगुलर है, यहाँ पर ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, ये बोल रहे हैं हर एक पार्टिसिपेंट्स को, लेकिन है तो पार्टिसिपेंट्स, सभी की बात हो रही है, तो उन सबको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, इसलिए देयर आएगा. लेकिन अब जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करेंगे, डेट इज वॉज. उसके बाद नेक्स्ट है,
Choose the correct figure of the speech from the given option sentence. Truth is like the sun, you can shut it out for a time but it isn't going away. सच जो है सूरज के जैसा होता है, आप उसे थोड़ी देर के लिए ढक सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन आप उससे दूर नहीं भाग सकते. ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बोला है, ट्रुथ इज लाइक, लाइक यूज हुआ है. सबसे पहले मैं आपको इन चारों को समझा देती हूं. पहला है सिमिली. सिमिली हमेशा तब यूज होता है बेटा जब आप किसी चीज का कंपैरिजन लाइक या फिर एज वर्ड यूज करके यूज करते हैं. जैसे कि यहां पर लाइक यूज हुआ, सच किसके जैसा है, सन के जैसा है, लेकिन लाइक यूज हुआ है तो ये सिमिली हो जाएगा, जिसे हिंदी में उपमा भी कहते हैं. ठीक है, तो जब भी हम लाइक, याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस के अंदर दो चीजों का कंपैरिजन लाइक और एज को यूज करके हो रहा है तो वो सिमिली होता है. पर्सोनिफिकेशन का मतलब है ये पर्सन से बना है. जब भी आप किसी चीज का कंपैरिजन किसी चीज की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ करें जो कि इंसान से मिलती है, मतलब जीते जागते इंसान जो जो काम कर सकते हैं, अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर किसी भी नेचुरल चीज को इंसान जो कर सकता है उस सबसे कंपेयर करेंगे तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. जैसे कि ट्रीज आर डांसिंग, जो पेड़ हैं वो नाच रहे हैं. नाच तो नहीं सकते, कौन नाचता है, इंसान नाच सकते हैं. ठीक है, उसके बाद द सन इज स्माइलिंग, सन स्माइल कर रहा है. सन स्माइल कर सकता है, नहीं कर सकता, इंसान कर सकते हैं. तो जो इंसान कर सकते हैं अगर हम उस चीज का कंपैरिजन किसी भी दूसरी चीज के साथ करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, मेटाफॉर. मेटाफॉर का मतलब होता है आप कंपैरिजन तो कर रहे हैं लेकिन यहां पर लाइक और एज नहीं बोल रहे हैं. जैसे कि आपने बोला लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ क्या है, एक यात्रा है, लेकिन आपने लाइक नहीं लगाया. लेकिन जब आप सिमिली की बात करेंगे तो आप बोलोगे यू आर एज बिजी एज बी. तो एज यूज हुआ, मतलब आपने बी के साथ कंपेयर किया कि उतनी बिजी हो तुम, लेकिन आपने एज यूज किया. लाइफ इज अ जर्नी, एज या लाइक नहीं यूज किया है तो फिर वो मेटाफॉर होता है. इन दोनों में छोटा सा ही फर्क है, कंपैरिजन दोनों में हो रहा है. उसके बाद हाइपरबॉल का मतलब होता है, ये हाइपर वर्ड से बना है, जब आप किसी चीज की हाइप क्रिएट कर देते हैं, मतलब किसी चीज को इतना बड़ा बना देते हैं कंपैरिजन में जो कि एक्चुअल में हो नहीं सकता है, तो उसे हम हाइपरबॉल बोलते हैं. जैसे कि आपने बोला दिस बैग वेट्स अ टन, इस जो बैग है इसका वेट जो है एक टन बराबर है. टन क्या है, एक मेजरमेंट यूनिट है. ठीक है, मेजरिंग यूनिट है. तो आपने एक छोटे से बैग को, क्योंकि वो बहुत भारी है लेकिन टन बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन आपने क्या बोला कि भाई इतना भारी है, आपने ऐसे बताया, लेकिन क्या बोला दिस बैग वेट्स लाइक अ, या फिर लाइक ना यूज करके दिस बैग वेट्स अ टन. ये जो बैग है वो किसकी तरह वेट कर रहा है, टन की तरह वेट कर रहा है, तो वो हो जाता है हाइपरबॉल. यहां पर लाइक यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो समझ में आया होगा. चारों को कोई जरूरी नहीं है बेटा जो क्वेश्चन है वो सिमिली के ऊपर ही आए. मैंने चारों को एक्सप्लेन इसलिए कर दिया क्योंकि क्वेश्चन तो किसी के ऊपर भी आ सकता है. ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कैसे सॉल्व करना है. उसके बाद नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम. इफ अ पर्सन रिमेन्स काम, कोई इंसान काम है, कंपोज्ड है, डज नॉट लूज कंट्रोल इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी अपना कंट्रोल नहीं खोता है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्सन, इनमें से कौन सा वर्ड है जो उस पर्सन को अच्छा डिस्क्राइब करेगा. एंशियस का मतलब है वो पर्सन जो हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है उसे, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उसे एंशियस बोलेंगे. पॉइज्ड मतलब वो इंसान होता है जो बहुत शांत है, जो बिल्कुल संतुलित है, जो रुका हुआ है, उसे पॉइज्ड कहते हैं. तो यहाँ पर काम और कंपोज्ड आदमी पॉइज्ड हो सकता है. एगिटेटेड का मतलब होता है जो हमेशा उत्तेजित रहता है, हर काम के लिए हद से ज़्यादा एडवेंचरस रहता है, मतलब बिल्कुल रेडी है किसी भी एडवेंचर में जाने के लिए, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए हमेशा उत्तेजित है. तो क्योंकि यहाँ पर काम एंड कंपोज्ड की बात हो रही है तो एगिटेटेड ऑल दो एक पॉजिटिव वर्ड है किसी भी पर्सन के लिए, लेकिन यहाँ पर एगिटेटेड काम एंड कंपोज्ड को कंपेयर नहीं कर रहा है. रेस्टलेस का मतलब होता है जो रेस्ट नहीं कर सकता, रेस्टलेस है, जो शांत बैठ ही नहीं सकता, जो चंचल है, हर समय कुछ ना कुछ करना है, कभी पैर हिलाते रहना है, कभी हाथ पैरों को हिलाते रहना है, कोई चीज उठा के इधर से उधर रख दी तो उसे हम चंचल कहते हैं. ठीक है, तो वो हो गया रेस्टलेस. तो यहाँ जो हमारा वर्ड है पॉइज्ड वो बेस्ट सूट कर रहा है काम, कंपोज और लूज ना करने वाले बंदे के लिए.
उसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द पैसेज आर गिवन एज फर्स्ट एंड सिक्स्थ, द रिमेनिंग पार्ट पी क्यू आर एस अरेंज दैम लॉजिकली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैसेज। आपको एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना है, फर्स्ट और लास्ट आपको दिया है। देखो बेटा, अगर कभी भी ऐसा पैसेज आ जाए तो याद रखिए फर्स्ट के सपोर्ट में आपको कहीं ना कोई सेंटेंस मिल जाएगा जो उसके जस्ट बाद में आएगा। जैसे फर्स्ट के बाद में कुछ ना कुछ तो आएगा, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन देने हैं, उसके बाद सिक्स्थ के साथ भी कुछ ना कुछ आएगा, तो सिक्स्थ को भी कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहा होगा। जैसे देखो यहाँ पर सिक्स्थ में 10 लिखा है, 10 का मतलब होता है इस प्रकार। अरे इस प्रकार तो तभी बोलोगे ना जब उसके बारे में उससे पहले कुछ बताया होगा, तो हमें वो ढूंढने होता है। जब आपको ये दोनों मिल जाएंगे ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा मैच कराना। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज ऑलवेज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। जो स्पेस का एक्सप्लोरेशन हो रहा है ना, जो हम पता लगा रहे हैं उसके बारे में, हम उसमें घूम रहे हैं, बार बार आप देखते हैं एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जाते हैं, तो वो जो उसका एक्सप्लोरेशन होता है उसने हमेशा इंसान की इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। अब इसको सपोर्ट देता हुआ कौन सा सेंटेंस हो सकता है? प्राइवेट कंपनीज आर नाउ इन्वेस्टिंग, डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ऐसा तो नहीं बोल सकते आप इस लाइन को बोलते ही, तो पी नहीं आना चाहिए। उसके बाद है क्यू, अर्ली मिशंस फोकस्ड ऑन रीचिंग द मून एंड अंडरस्टैंडिंग नियर बाय प्लैनेट्स। पहले के जो मिशन होते थे वो फोकस्ड रहते थे मून पर पहुंचने के लिए या फिर अपने आसपास के प्लैनेट्स को जानने के लिए। ये बिल्कुल शुरुआत कर सकता है, तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन लेके चलेंगे कि क्यू हो सकता है। अब इसके बाद में क्या आर हो सकता है? इन द फ्यूचर मार्स कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है किसी जगह पर जाकर बस जाना। तो मार्स पर जो हम कॉलोनाइजेशन करने की सोच रहे हैं फ्यूचर में बिकम अ रियलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल हर्डल्स आर ओवरकम। ठीक है, मे बिकम अ रियलिटी इफ ये हो सकता है कि हम मार्स पे जाकर रहने लग जाएं अगर टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंशियल, जो हमें कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, अगर वो वाली दिक्कतें, हर्डल का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, कोई भी चीज की परेशानी, वो परेशानी एक बार दूर हो जाए, तो ये भी नहीं आता। टुडे सैटेलाइट्स लॉन्च इनटू, डायरेक्ट इसकी भी बात नहीं कर सकते, तो फर्स्ट के बाद तो बेटा क्यू ही आएगा। अब देखो लास्ट सेंटेंस है, दस स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज इवॉल्व फ्रॉम डिस्टेंट ड्रीम टू प्रैक्टिकल इनोवेशन। इतनी दूर से जो हम सपने देखा करते थे, इतने दूर दूर के सपने देखते थे, वो प्रैक्टिकल इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उससे डेली लाइफ क्या हो रही है हमारी, शेप कर रही है। तो देखो अब यहाँ पर दस यूज हुआ है, इसको सपोर्ट में क्या हो सकता है ये देखते हैं। शुरुआत फिर से पी से करते हैं, क्यू तो हमने पहले ही यूज कर लिया है। प्राइवेट कंपनीज आर नाउ इन्वेस्टिंग हैविली इन रीयूजेबल रॉकेट्स। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो रीयूजेबल रॉकेट्स में जो हैं इन्वेस्ट कर रही हैं, उसकी वजह से कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है। इस प्रकार स्पेस का एक्सप्लोरेशन जो है वो इवॉल्व हो रहा है, बिल्कुल सही बनता है, तो यहाँ पर पी आ सकता है। अब हमने क्यू की जो एंडिंग करी थी वो करी थी अंडरस्टैंडिंग नियर बाय प्लैनेट्स, तो इसके बाद में इन द फ्यूचर मार्स कॉलोनाइजेशन आ सकता है? नहीं आ सकता है। टुडे सैटेलाइट्स लॉन्च इनटू ऑर्बिट आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन, वेदर प्रेडिक्शन एंड नेविगेशन। आज जो हम ऑर्बिट में सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं ना, सेट ऑर्बिट मतलब होता है वो जगह जो अंतरिक्ष के आसपास या हमारे प्लैनेट्स के आसपास की जगह जिस पर ऑर्बिट जो है जिस पे जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं, उसे ऑर्बिट कहते हैं। वहाँ पर हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। वो किस किस चीज़ में हेल्प करती है? कम्युनिकेशन में। हम जो फ़ोन पर बात कर पा रहे हैं, जितना भी संचार चल रहा है वो सब सैटेलाइट्स की वजह से चल रहा है। वेदर प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि कब बारिश आ जाएगी, कब आज धूप निकली रहेगी, ये सब हमें पहले ही पता चल जाता है, वो सब भी सैटेलाइट्स की वजह से हो रहा है। और नेविगेशन, नेविगेशन आपके फ़ोन में जो भी मैप्स वगैरह हैं, चाहे फिर वो गूगल मैप है या फिर आईफोन के अंदर मैप की फैसिलिटी है, वो सब नेविगेशन की हेल्प से होती है और नेविगेशन सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। तो ये ऑप्शन कब आ सकता है? ये बिल्कुल आ सकता है कि अर्ली मिशन फोकस्ड ऑन रीचिंग द मून एंड अंडरस्टैंडिंग नियर बाय प्लैनेट्स। टुडे सैटेलाइट्स लॉन्च इनटू ऑर्बिट आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन, वेदर प्रेडिक्शन। अब यहां पर हमारा बचता है आर, प्रिडिक्शन एंड नेविगेशन। इन द फ्यूचर्स मार्स कॉलोनाइजेशन, ये बिल्कुल सही बनता है, तो हमारा ऑप्शन होता है IQSRP6। तो QSRP इज द थर्ड वन विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, QSRP। ठीक है,
ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे आपको कैसे पता लगाना है। ऊपर से नीचे की तरफ मत आइए, फर्स्ट के बाद सेकंड ढूंढिए, लास्ट से जस्ट सेकंड लास्ट ढूंढिए, उसके बाद बीच के पता लगा लीजिए कि किसके साथ मैच कर सकता है। फिलिंग द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आंसर। द मॉन्क्स टीचिंग, मॉन्क्स का मतलब होता है साधु संत महात्मा, उनकी जो टीचिंग थी वो उन्होंने क्या किया, वर मार्क्ड बाय प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब कोई चीज़ जो बहुत डीप होती है, जो बहुत इंटेंस होती है। अब उसके साथ में अगर आपको कोई भी वर्ड यूज़ करना है तो बेटा वो पॉजिटिव एक्सप्रेशन वाला होना चाहिए। नेगेटिव जो बात करे या फिर साधु महात्मा के बारे में आप नेगेटिव बात नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पर बोल रहे हैं इंस्पायरिंग, उसने क्या किया, इंस्पायर किया है, इंस्पायरिंग हिज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स को इंस्पायर किया टू लिव अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, ताकि वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जी सके, साथ ही साथ उन्हें स्पिरिचुअल क्लैरिटी रहे लाइफ में। तो यहाँ पर जब क्योंकि फॉलोअर्स को वो अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव वर्ड फिट करना है। तो हम इन चारों का मतलब समझते हैं। लेविटी का मतलब होता है जो चीज़ बहुत हल्की होती है, ऊपर ऊपर से होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है, या फिर कह सकते हैं ओछापन, या फिर जो फुअड़पन होता है उसे लेविटी कहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर मॉन्ग की बात हो रही है तो उसमें सूट नहीं करेगा। सेगिसिटी, सेगिसिटी का मतलब होता है जो बहुत बुद्धिमानी से किए हुआ काम होता है या फिर बहुत सोच समझ के करा हुआ काम होता है, उसे सेगिसिटी कहते हैं। तो सेगिसिटी यहाँ पर सूट हो सकता है। टेमेरिटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुष्ट जो होता है ना उसको कहते हैं, जो बहुत ही दुष्टता भरा हुआ काम होता है उसे कहते हैं टेमेरिटी। तो टेमेरिटी भी नहीं आएगा। एम्बिग्यूटी का मतलब मैंने आपको एम्बिग्यूअस अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ें अनक्लियर है, अनरीडेबल है, वेग है, ऑब्सक्योर है, तो वो होता है एम्बिग्यूटी। ये भी नहीं आएगा क्योंकि अनक्लियर नहीं है ना, उनके फॉलोअर्स को उन्होंने कुछ अनक्लियर मैसेज नहीं दिया है। सेगिसिटी मतलब बुद्धिमानी भरा, और साथ ही साथ जो बहुत ही सोच समझ के किए हुए काम करता है उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। उसके बाद विच सेंटेंस कंटेन अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। द लॉयर प्रेजेंटेड अ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट, में ई एक्स्ट्रा है, ARGUMENT इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी करना, लड़ाई झगड़ा करना। द लॉयर प्रेजेंटेड अ कंपेलिंग, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन कर देती हूँ जो आपको जरूर याद कर लेनी चाहिए, जिनकी स्पेलिंग कोई जरूरी नहीं है, आर्ग्यूमेंट की ही गलत है। कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट बिफोर द जूरी, द आर्किटेक्ट्स innovative design won widespread appreciation, the teacher emphasized, अगर यहाँ S भी है तो भी चलता है, the importance of discipline and patience, the athlete trained rigorously, rigorously मतलब कठोरता से, rigorous इससे समझ सकते हैं रिगड़ने को बोल सकते हैं, ऐसे मतलब मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो जब आप किसी चीज़ को रगड़ देते हो तो वो कठोरता है ना, तो वो समझ लीजिए रिगरसली का मतलब होता है कठोरता से, टू अचीव पीक परफॉर्मेंस। इन सभी वर्ड्स की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, थोड़े थोड़े हार्ड है। Filling the blanks with the most suitable option. Although the scientist theory was initially met with dash, जो साइंटिस्ट की थ्योरी थी शुरुआत में उसके साथ कुछ हुआ जो हमें पता लगाना है। ओवर टाइम इट गेट वाइड स्प्रेड, लेकिन समय रहते रहते उसको वाइड स्प्रेड कुछ ऐसा मिला, एज मोर एविडेंस एमर्ज टू सपोर्ट इट, क्योंकि उसके साथ में कुछ एविडेंस सपोर्ट में आ गए। देखो अगर आप सेंटेंस को ही ध्यान से पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट की थ्योरी के साथ कुछ पहले नेगेटिव हुआ, उसके बाद में कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर उसे सपोर्ट मिल रहा है कि उसने वाइड स्प्रेड क्या हुआ, कुछ गेन किया। अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें फिट बैठती हैं। स्केपिटिज्म का मतलब होता है पहले ऑप्शन में, स्केपिटिज्म का मतलब होता है जिस चीज पर आपको डाउट हो, संदेह हो, जो चीजें डाउट में हो, क्लियर ना हो, जिस पे ट्रस्ट ना हो, उसके स्केपिटिज्म कहते हैं। तो क्या हुआ अगर हम इस यहाँ पर लगा के देखते हैं तो जो साइंटिस्ट की थ्योरी थी वो इनिशियली डाउट में थी, फिर उसके बाद में उसे कुछ समय बाद अटेंशन मिली, गेन हुआ, उसकी एक्सेप्टेंस हुई, क्योंकि उसके साथ आकर कुछ सपोर्ट में एविडेंस मिल गए। तो ये हमारा जो है ना ये कहीं ना कहीं मैच होता है, एक्सेप्टेंस और स्केपिटिज्म, ठीक है। उसके बाद है एडमिरेशन, हो सकता था
लेकिन एडमिरेशन पहले मिल गया। एडमिरेशन का मतलब होता है किसी चीज को एडमायर करना, मतलब प्रोत्साहित करना, किसी चीज की तारीफ करना, और उसके बाद में क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी चीज की बुराई करना, लेकिन सपोर्ट में एविडेंस मिल रहे हैं तो बाद में बुराई तो नहीं हो सकती है, ये नहीं होगा। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदास होना, और रिजेक्शन मिला, दोनों ही नेगेटिव वर्ड है। क्यूरियसिटी क्यूरियस वर्ड से बनी है। क्यूरियस मतलब जब आप किसी चीज को जानने के लिए, जब कोई ऐसा इंसान होता है जो कुछ भी चीज को बहुत जल्दी जल्दी जानना चाहता है, बस कि ये क्या है वो क्या है, सब चीज की जांच पड़ताल करना चाहता है, तो उसे क्यूरियस कहते हैं। कंफ्यूजन, जो कंफ्यूज रहता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बेस्ट सूट कर रहा है ऑप्शंस को। ठीक है, जरूरी नहीं आपको वर्ड्स के मीनिंग ही आए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आ रहा है और सेंटेंस समझ में आ जाए तो भी आप इजीली उसे करके आ सकते हैं अटेम्प्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमें ऑप्शन बताना है जो इनडायरेक्ट स्पीच बता रहा हो, तो हमेशा आपको एक स्टेप पीछे जाना होता है। तो हम करके देखते हैं। द प्रोफेसर सेड की जगह टोल्ड हो गया, ठीक है, टू द स्टूडेंट्स आई हैव। अब आई की जगह यहां पर डेट लगाएंगे पहले तो बीच में। आई की जगह यहां पर शी है, लड़की के बारे में बात हो रही है। हैव की जगह हैड हो गया, बिल्कुल सही है। रिपीटेडली एक्सप्लेन डैट, दिस की जगह डैट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिंस द, देखो यहां पर प्रीवियस वीक था तो यहां पर, सॉरी लास्ट वीक था तो यहां पर प्रीवियस वीक हो जाएगा। बट दे, यू होगा, बट यू। कीप की जगह कैप्ट हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म की बात होगी कीप की, ठीक है। कीप की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हम पास्ट में ले जा रहे हैं ना सेंटेंस को। kept making the same mistakes, she warned। अब देखो क्योंकि आगे लिखा हुआ है if you do not review the notes, अगर तुमने नोट्स को आज केयरफुली रिव्यू नहीं किया, you will fail to understand the next chapter, आप क्या हो जाओगे, दूसरा चैप्टर समझने में अनसक्सेसफुल हो जाओगे। she warned, उसने वॉर्न किया them that if they did not, देखो do not बन गया, did not, यू की जगह दे बन जाएगा, थर्ड पर्सन मैंने बताया। they did not review the notes carefully that day, उसने टुडे कहा था तो that day में कन्वर्ट हो गया। they आ जाएगा, ठीक है। would, विल की जगह वुड हो जाएगा। फेल टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट चैप्टर ही लिखा होगा यहाँ पर भी, नेक्स्ट चैप्टर ही है। एंड शी, यहाँ पर शी हो जाएगा, कुछ तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, नहीं ठीक है। एंड शी विल की जगह वुड हो जाना चाहिए। बी एबल टू हेल्प टुमारो की जगह पर नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा पास्ट में चला गया बहुत अच्छे तरीके से। क्या दूसरे और सेंटेंसेस हो रहे हैं, क्योंकि वरना अदरवाइज अगर आपके पास टाइम कम है, आपका फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट सूट कर रहा है तो टाइम मत वेस्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं शी हैज़ लिखा हुआ है, ठीक है। she had लिखा है, she had repeatedly explained that concepts in the previous week but they kept making the same mistakes, she warned them that if they had not आ गया यहाँ पर तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारा जो है वॉज लगा है, पहले से ही गलत हो गया। हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि फर्स्ट वाला इज द करेक्ट वन। यहाँ पर हमारा जो आज का मॉक है वो कंप्लीट होता है। मेरे जो पहले के 3 मॉक्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब अपने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, वो तीनों थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे। इसको मैंने थोड़ा सा इसका लेवल अप किया है क्योंकि हमें नहीं पता कि अब एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें हर तरीके की प्रैक्टिस करनी है। फिर से मैं एक नया मॉक लेके आऊँगी और उसमें कोशिश करूँगी जो क्वेश्चन हो वो बिल्कुल मिक्स्ड कर दूं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल तक, ताकि आपको हर तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।